मध्य प्रदेश की नदियां, ये आज हमारा पार्ट 3 है। मेरी कोशिश है कि आज इसको खत्म कर दिया जाए, और यदि ये आज खत्म नहीं होता है तो फिर कल मैं जो है इसका जो भी पार्ट बचे आएगा वो, और साथ के साथ में कल मैं आपको मध्य प्रदेश में जो जल प्रपात हैं उनको भी मैं समझाऊंगा। इस तरीके से ये पूरा नदियां और जल प्रपात का पूरा चैप्टर आपका कल तक मेरा उद्देश्य है कि मैं खत्म कर दूं इसको। तो आज का आप लेक्चर देखें। आज इसमें मैं कई महत्वपूर्ण नदियों के संबंध में बताऊंगा आपको। ये मैप मैं आपको कई बार समझा चुका हूं। अभी तक हम जो है इस मैप में कौन कौन से क्षेत्र को पढ़ चुके हैं। हम जो है इसमें ये नदी पढ़ चुके हैं, पूरा पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली जो नर्मदा नदी है उसको पढ़ चुके हैं, और उत्तर दिशा की तरफ जो बहने वाली नदियां हैं, ये सारी नदियां, इनको हम लगभग पढ़ चुके हैं। सारी तो नहीं पढ़ चुके, कुछ नदियां हैं जो आज मैं बता दूंगा आपको, तो ये सब कवर हो जाएंगी आपकी। लेकिन मुख्य मुख्य जो नदियां हैं वो सब हम लगभग पढ़ चुके हैं, जिसमें आपका चंबल नदी सबसे प्रमुख नदी है, बेतवा नदी है, कैन नदी है, सोन नदी है। ये काफी महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। अब कुछ नाम और बच गए, जैसे काली सिंध नदी, आपकी सिंध नदी, पार्वती नदी, धसान नदी, कोलाय नदी, ये भी कुछ नदियां हैं जो कि आपके उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। लेकिन ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण इन नदियों को जो मैंने अभी आपको पहले नाम बताए थे वो नदियां हैं। ठीक है, तो ये सब नदियां जो मालवा के पठार से निकलती हैं या फिर आपका बुंदेलखंडी पठार से निकलती हैं, ये सब नदियों का प्रवाह उत्तर दिशा की ओर है। ये आपको ध्यान में रखना है। चंबल नदी आपका पश्चिम दिशा में जाती है, और ये जो नदी है आपकी, ये सोन नदी है। ये सोन नदी पूर्व दिशा में जाती है, उत्तर दिशा में जाकर के फिर पूर्व में मुड़ जाती है। तो ये उत्तर पूर्व दिशा में इसका प्रवाह है सोन नदी का, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये जो नदियां बच गई हैं आपकी, ये दक्षिणी क्षेत्र की नदियां हैं, दक्षिणी प्रवाह वाली नदियां हैं। और इसमें आपकी बैनगंगा नदी, पेच नदी आपका मुख्य नदियां हैं। बैनगंगा है, पेच है, और एक आपकी वर्धा नदी है। तो ये काफी मुख्य नदियां हैं आपका, जो कि दक्षिण की तरफ जाती हैं, महाराष्ट्र में जाती हैं, और फिर गोदावरी में अपना जल गिराती हैं। तो ये सब आपको दिशाओं का ज्ञान भी होना आवश्यक है। ठीक है, तो 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। ठीक है, सबसे ज्यादा नदियां जो है किस दिशा की तरफ जा रही हैं, अगर आप मैप को भी देखोगे तो सबसे ज्यादा नदियां उत्तर दिशा की तरफ जा रही हैं। छोटी बड़ी बहुत सारी नदियां उत्तर दिशा में जा रही हैं, है ना। जो अपने मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, कौन सी नदी, नर्मदा नदी, वो पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर, जो उसके प्रवाह के उल्टी दिशा में या ढलान की उल्टी दिशा में जो है प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ताप्ती नदी भी इसी श्रेणी में आती है, वो भी नर्मदा की तरह से पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। और उसके बाद में दक्षिण दिशा में कुछ नदियां प्रवाहित होती हैं, और एक नदी का मैंने यहाँ पे नाम बताया है, सोन नदी का, जो कि पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो हम आगे इसको देखते हैं। अभी हम जो है सिंध नदी के संबंध में पढ़ेंगे। सिंध नदी की महत्वपूर्ण जानकारी है। सिंध नदी को मैं आपको बताऊंगा कि सिंध नदी हमारे ही क्षेत्र की नदी है, शिवपुरी क्षेत्र की नदी है सिंध नदी। ठीक है, यहाँ पे सिंध का पुल बना हुआ है, आपका कहया जाते हैं तो वहां पे सिंध पुल बना हुआ है। तो आज हम जो है उसी के संबंध में पढ़ेंगे। ठीक है, हम देखते हैं। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित सिरोंज के एक ताल से हुआ है। कहां से हुआ है आपका उद्गम, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सिरोंज तहसील है, और सिरोंज तहसील में एक ताल से इसका उद्गम माना जाता है सिंध नदी का। ये आपको ध्यान रखना है। यह नदी गुना जिले से होते हुए शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर एवं भिंड तक पहुंचती है, और भिंड के बाद ये उत्तर प्रदेश के इटावा में जो है यमुना नदी में मिल जाती है। तो सिंध नदी का बहाव जो है आपका विदिशा से फिर गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया वगैरह होते हुए ये कहाँ पहुंच जाती है आपकी भिंड में, और भिंड से फिर ये जो है
यमुना नदी में मिल जाती है, यानी कि सिंध नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। अब कई किताब में सिंध नदी को चंबल नदी की सहायक नदी बताया गया है, ठीक है, और कई किताब में इसको यमुना की बताया गया है। एक्चुअल में जो चंबल नदी है वो भी बह करके आती है भिंड में, और यमुना नदी में ही मिलती है भिंड के समीप इटावा में। और जो सिंध नदी है वो भी बह करके आती है इटावा तक, वो भी आती है, और वो भी जो है यमुना में ही मिलती है। तो कई किताब में क्या बताया गया है कि जो सिंध नदी है वो जो चंबल में पहले मिलती है, उसके बाद चंबल जो है यमुना में मिलती है। और कई जगह बताया गया है कि सिंध नदी सीधे जो है यमुना नदी में जाकर के मिलती है इटावा जिले में। लेकिन दोनों मिलती इटावा में ही है आपकी, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन दोनों मिलती जो है उत्तर प्रदेश के इटावा में ही मिलती है। ये चंबल नदी है आपकी, और ये वाली जो नदी है ये सिंध नदी है आपकी, ठीक है। सो आप इसका मैप से थोड़ा समझ सकते हो। ये ऊपर वाली जो सर नदी तो है, आपने सर ये तो क्लियर किया ही नहीं है कि पृथ्वी यमुना की है चंबल की है शायद। नहीं नहीं, यमुना की ही है, ये यमुना में ही मिलती है ना। ये नदी जो है आपका इटावा जिले में यमुना में ही सीधे मिलती है, क्योंकि वो मिलती एक ही स्थान पे है, ठीक है। चंबल नदी भी वहीं जाके मिलती है, और सिंध नदी भी उसी जगह पे जाके मिलती है, लेकिन मिलती यमुना में ही है ये आपका। तो यमुना की ही ये सहायक नदी है ना, चंबल की नहीं है। तो कई जगह यही मैं बताया, कई जगह इसको बताया कि ये चंबल में मिलती है, और चंबल में नहीं मिलती है ये सीधे जो है यमुना में जाके मिलती है इटावा जिले में, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसको। सिंध नदी गुना जिले को 2 भागों में बांटती है, ये एक इंपोर्टेंट तथ्य है। आपसे क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी गुना जिले को 2 भागों में बांटती है। तो सिंध नदी जो है गुना जिले को 2 भागों में बांटती है, यानी 2 भागों में बांटने से मतलब ये है कि सिंध नदी बीच में से इसका जल निकला हुआ है गुना जिले से, तो ये गुना जिले को 2 भागों में बांटती है। सिंध नदी पर ही शिवपुरी जिले में अटल सागर बांध या मड़ीखेड़ा डैम बना हुआ है। तो ये सभी लोग जानते हैं, अपन लोग तो जानते हैं क्योंकि अपने ही क्षेत्र में है मड़ीखेड़ा डैम या अटल सागर बांध। ये शिवपुरी जिले के शिवपुरी जिले की नरवर तहसील में ये जो है बना हुआ है अटल सागर बांध या मड़ीखेड़ा डैम। तो ये मैंने आपको इसके फैक्ट बताए हैं सिंध नदी के। इसके कुछ जो है जो सहायक नदियां हैं, जैसे नन है, नन नदी, कुंद नदी, महुआ नदी, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं सिंध नदी की। नन, कुंद, महुआ, और ये सारी आपकी सिंध नदी की सहायक नदियां हैं। सो इसमें यदि किसी को कोई चीज समझ में ना आई हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ लें, अदरवाइज इसका एक स्क्रीनशॉट लें, जिससे फिर मैं नेक्स्ट नदी को बताता हूं, अगली उसकी तरफ अपन चलते हैं, है ना। तो अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप जो है इसको बताएं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। चलो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। अब सिंध हो गई जो कि आपकी गुना जिले से निकल रही थी, है ना, उसे गुना से नहीं विदिशा से निकल रही थी। अब अगली नदी है काली सिंध, ठीक है। काली सिंध नदी, ये जो नदी है आपकी, ये देवास जिले के बागली गांव से निकलती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे काली माता होती है तो काली माता एक देवी है, तो आप उससे लिंक करके देख सकते हो कि काली माता देवी है, तो वो देवास जिले के बागली गांव से काली सिंध नदी जो है निकलती है। आप इसको काली नदी से याद कर लोगे तो अभी काम चल जाएगा। काली नदी, काली माता, देवास जिला, इससे आप इसको याद कर सकते हो। सो काली सिंध जो है चंबल नदी की सहायक नदी है, ये चंबल नदी में जाके मिलती है ये नदी जो है काली सिंध, ठीक है। काली सिंध नदी का उद्गम देवास के बागली गांव के निकट अमोदिया नामक स्थान से होता है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना, ये बागली गांव कोई गांव नहीं है, ये एक तहसील है बागली गांव। और अभी हाल ही में, ये करंट का क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही बागली गांव को मुख्यमंत्री ने जिला बनाने की घोषणा की है। शिवराज सिंह ने जिला बनाने की घोषणा की है, ये मैंने बताया भी था आपको, जुलाई की ही बात है। जुलाई में ही जो है बागली गांव को जिला बनाने की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री की तरफ से, ठीक है। सो देवास जिले के बागली गांव के अमोदिया नामक स्थान से, ठीक है, ये सिंध नदी का काली सिंध नदी का उद्गम होता है। तो इंपोर्टेंट फैक्ट है।
है ना। अगर जिले का नाम आता है तो देवास है, तहसील बागली गांव है और स्थान अमोदिया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। काली सिंध नदी की कुल लंबाई 150 किलोमीटर यानी कि 150 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है काली सिंध नदी की। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, आपको इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, काली सिंध नदी देवास, शाजापुर, राजगढ़, नरसिंहगढ़ से प्रवाहित होते हुए नौनेरा नामक स्थान पर, राजस्थान का है ये, नौनेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। ये नौनेरा कहां पे है आपका, राजस्थान में। तो एक तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखो कि काली सिंध नदी जो है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान दो राज्यों में जाती है। मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में चली जाती है, और राजस्थान में जाकर के नौनेरा नामक एक जगह है, वहां पे जो है ये नदी कहाँ पे मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। अच्छा, नौनेरा कहाँ पे है आपका, तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नौनेरा जो है चित्तौड़गढ़ जिले में है, तो वहां पे ये जाकर के मिल जाती है काली सिंध नदी। सो ये मैंने आपको कुछ फैक्ट बताए हैं काली सिंध के संबंध में। अगर इसमें कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हो आपको तो आप मेरे से पूछ लें। दो नदियां मैंने बता दी हैं आपको, सिंध नदी और काली सिंध नदी। आपको इन नदियों के संबंध में इतना ध्यान में रखना है, इनका उद्गम स्थल, विलय स्थल और ये किसकी सहायक नदियां हैं, ये आपको महत्वपूर्ण चीजें हैं ध्यान में रखने वाली। काली सिंध चंबल की है और सिंध यमुना की है। ठीक है, बाकी तो जो है वो मैंने बता ही दिया है आपको। तो अगर कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो पूछें, अदरवाइज एक स्क्रीनशॉट लें, जिससे फिर मैं अगली नदी की तरफ बढ़ूं, अगली नदी को आपको समझाऊं इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड बताता हूं आपको। नेक्स्ट है आपका पार्वती नदी। ठीक है, देखो पार्वती नदी के संबंध में आप एक चीज ध्यान में रखो कि पार्वती नदी जो है कहां से निकलती है, ये नदी सीहोर जिले से निकलती है, सीहोर जिले से निकलती है पार्वती नदी। ठीक है, एक नदी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन आपको बता देता हूं। एक नदी है आपकी कोलार नदी, ये भी आप ध्यान में रखना, कोलार नदी। मैं लिख रहा हूं इसमें, आप नाम जरूर लिख लेना इसका, जिससे आपको याद बनी जाए, क्योंकि अपने को आगे आएगी नहीं वो लिस्ट में। कोलार नदी, ये जो कोलार नदी है आपकी और पार्वती नदी है, ये दोनों नदी सीहोर जिले से ही निकलती हैं। तो सीहोर जिले से दो नदियां निकलती हैं, पार्वती और कोलार। इनमें पार्वती प्रमुख है आपकी, जो कि आगे जाकर लंबी दूरी तय करती है और फिर बाद में जाके चंबल में मिल जाती है। लेकिन कोलार नदी बहुत छोटी नदी है, ये कुछ दूर जाने के बाद में पार्वती में ही विलय हो जाता है इसका, इसलिए इसका ज्यादा नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन नाम फिर भी पता होना चाहिए अपने को। तो सीहोर जिले से दो नदी निकलती हैं, पार्वती और कोलार। आप याद रख सकते हो, जैसे सीहोर में सी आया है आपका, और सी एक इंग्लिश शब्द है जिसको अपन महिलाओं के लिए यूज करते हैं, लड़कियों के लिए यूज करते हैं। तो पार्वती आपका जो शब्द है वो महिलाओं से संबंधित है, आप याद कर सकते हो। ठीक है, कोलार इसको भी महिलाओं से लिंक कर सकते हो, महिलाएं जो है कोलाहल ज्यादा करती हैं, आवाज ज्यादा करती हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो उससे अपन लिंक कर सकते हैं, केवल लिंक बताने के लिए, आप इसको पर्सनली ना लें कोई भी, है ना, नहीं तो बहस करना चालू हो जाओ, ऐसा नहीं होता अभी। ठीक है, सो आप इसको एक पर्सनली ना लें, एक मैं लिंक बताया आपको, एक कैसे आपको याद करना है। तो पार्वती और कोलार ये दोनों नदियां सीहोर जिले से निकलती हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट आपका, अब ये कहां जाती है, तो ये नदी उत्तर दिशा की ओर बहते हुए सीहोर, राजगढ़ और गुना में प्रवेश करती है। ठीक है, एवं आगे जाकर के ये गुना से फिर आपकी जो है राजस्थान में चली जाती है, वहां पर चंबल नदी में मिल जाती है। तो एंड में ये नदी कहाँ मिल जाती है आपकी, जो है पार्वती नदी चंबल नदी में इसका विलय हो जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। उद्गम स्थल सीहोर जिला, विलय राजस्थान में चंबल नदी में आपको। ठीक है सर, ये शिवपुर में भी जाती है क्या? नहीं, शिवपुरी वाली पार्वती नहीं है ये, जो अपने यहाँ पे आप बताए होगे मोहना पे जो पार्वती नदी है वो नहीं है, ये अलग है, ये आपकी ये वाली नदी है ना। सो ये सीहोर जिले से एक अन्य नदी कोलार नदी भी निकलती है, ये मैंने अभी बता ही दिया है आपको, जो कि पार्वती की सहायक नदी है। यानी कोलार नदी किसकी सहायक नदी है, पार्वती की।
और पार्वती किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की। सहायक नदी का कंसेप्ट मैंने आपको बता ही दिया था कि जो नदी जिसमें जाके मिल जाती है वो उसकी सहायक हो जाती है। अब कोई भी नदी निकलती है तो उसकी तीन स्थितियां हो सकती हैं, तीन तरह के एंड हो सकते हैं उसके, कोई भी नदी हो आपकी, ठीक है। पहला एंड क्या होगा उसका कि वो नदी निकलती है और सागर में जाके मिलेगी, आपकी समुद्र में जाके मिल जाएगी। पहला अंत ये होता है नदी का, ठीक है। तो अपने यहाँ से जैसे अपने यहाँ की दो नदियां हैं ऐसी, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, ये किसी दूसरी नदी में नहीं मिलती हैं, ये सीधे जाके सागर में मिलती हैं, अरब सागर में मिलती हैं ये दोनों नदियां, ठीक है। दूसरा एंड होता है नदी का कि वो किसी अन्य बड़ी नदी में या छोटी नदी में किसी में जाकर के मिल जाएगी आपकी, ठीक है। तो दूसरा एंड ये होता है नदी का। तीसरा एंड ये होता है नदी का कि वो किसी में जाके नहीं मिलेगी, ना सागर में मिलेगी और ना किसी दूसरी नदी में मिलेगी, वो जमीन में ही खत्म हो जाती है वो नदी आपकी। तो राजस्थान में कई ऐसी नदियां हैं जो थोड़े दूर तक जाने के बाद स्वतः ही पानी उनका खत्म हो जाता है। ऐसी कई नदियां जो है राजस्थान के क्षेत्र में है, अपने यहाँ नहीं है लेकिन राजस्थान के क्षेत्र में ऐसी नदियां होती हैं। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में ऐसी नदियां होती हैं, ठीक है। तो वहां पर ऐसी नदियां हैं, अपने यहाँ ऐसी नदियां नहीं। अपने यहाँ तो आपका सागर में मिलने वाली नदी है दो, ताप्ती और नर्मदा, और दोनों ही अरब सागर में मिलती हैं, और बाकी सब नदियां किसी दूसरी नदी की सहायक नदी हैं आपका, है ना। सो ये मैंने आपको कुछ बातें बताई। सो ये मैंने आपको फैक्ट जो भी बताए हैं, ठीक है। और इन फैक्ट के संबंध में यदि किसी को कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है, ज्यादा नहीं है, तीन ही फैक्ट हैं, क्योंकि इतना ज्यादा, लेकिन नाम फिर भी पता होना चाहिए, है ना, कि कौन सी नदी कहाँ किन क्षेत्रों में बह रही है, इतना नाम तो हमें पता होना ही चाहिए एटलीस्ट। सो ये मैंने जहां तक मैंने बहुत नदियां कवर करने की कोशिश की है कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे सकूं मैं। जितनी एक बुक में जानकारी नहीं है, कई बुक से लेकर के, नेट से लेकर के, फिर मैंने सारा ये मटेरियल तैयार करके आपको दिया है ना। एक बुक में आपको सारा नहीं मिलेगा ये कहीं भी। सो ये मैंने आपको पार्वती नदी के संबंध में बताया। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं अगला, ठीक है। सो अभी ये जो मैंने आपको बताई पार्वती नदी बता दिया मैंने अभी आपको। एक और इससे पहले मैंने आपको नदी बताई थी, कोलाय नदी का नाम बताया था, सिंध का नाम बताया था, काली सिंध का नाम बताया। ये सारी की सारी नदियां कहाँ जाती हैं आपकी? मालवा के पठार से निकलती हैं और उत्तर दिशा की ओर जाती हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक नदी बता रहा हूं, माही नदी, ठीक है। माही नदी का हालांकि नाम मध्य प्रदेश में इतना नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ये बहुत कम बहती है। इसका नाम राजस्थान में ज्यादा है, ये राजस्थान की बहुत प्रमुख नदी है माही नदी, ठीक है। राजस्थान का जो जीके पढ़ते हैं उनके लिए ये काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये अपने को भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है अपने भारत की जो कि कर्क रेखा को दो बार काटती है, ठीक है। यानी कर्क रेखा को दो बार क्रॉस करती है माही नदी, ठीक है। सो ये आपको एक नक्शा दिखाई दे रहा होगा माही नदी का। ये कहां से निकलती है? ये धार जिले के अममोयू नाम का एक जगह है धार जिले में, वहां से निकलती है और फिर ये राजस्थान में प्रवेश कर जाती है और कर्क रेखा को ये दो बार काटती है। आप देखा होगा, जैसे मान लो आपकी कर्क रेखा यहाँ पे है तो ये दो बार काटेगी उसको, एक बार ऊपर तक जाएगी, फिर भी शेप में, यू शेप में दोबारा से लौटेगी और दोबारा से ये जो है काटती है। तो इस तरीके से माही नदी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। ये इसके संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य है। कुछ और बातें मैं इसके बारे में बताऊंगा, उसको भी आप ध्यान में रखना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसको याद रखने वाली है वो यही है कि ये माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान की तरफ पहले उत्तर दिशा में जाती है, उत्तर में जाकर के फिर वापस में दक्षिण में आती है और इस तरीके से ये कर्क रेखा को दो बार काटती है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है इसके संबंध में। बाकी ये राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी है, वहां पे कई अच्छे अच्छे इसके नाम हैं, वो मैं आपको बताता हूं। सो आप इस नक्शे का एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। माही नदी का नक्शा है ये, आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे बताता हूं इसमें। अब मैं नेक्स्ट बताता हूं। अब माही नदी के प्रमुख तथ्य
कौन कौन से हैं ये मैं बताता हूं आपको। सो माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले की अमरोही पहाड़ी के सरदारपुर के निकट मेहद झील से होता है। ये आप सब पॉइंट लिख लो आपका, है ना। राज्य मध्य प्रदेश, जिला धार, पहाड़ी कौन सी है ये अमरोही पहाड़, सरदारपुरा आपका वहां पे स्थान है, और मेहंद नाम की झील है। तो मेहंद नाम की झील से ये नदी निकलती है, माही नदी, ठीक है। झील से इसका उद्गम होता है, ये आपको याद रखना है। माही नदी को कंठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा और बागड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है। ये इंपोर्टेंट है आपका, कंठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा और बागड़ की गंगा। इनमें आदिवासियों की गंगा ये सबसे महत्वपूर्ण है आपका। आदिवासियों का कुंभ जो लगता है वो माही नदी के तट पर ही लगता है। मैं आगे बताऊंगा इसमें आपका माही नदी के जैसे अपने इलाहाबाद में एक संगम है 3 नदियों का, गंगा यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है इलाहाबाद में, वैसे ही माही नदी पर भी आपका एक संगम है, वो मैं आपको बताऊंगा। वहां पे आदिवासियों का कुंभ लगता है, तो इसीलिए इसको आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, ठीक है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये फैक्ट मैंने अभी आपको बताया ही था। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, अपने से संबंधित है, यानी कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और इस नदी पर बेणेश्वर, डूंगरपुर, ये राजस्थान में ही है आपका, मध्य प्रदेश में नहीं है। बेणेश्वर नामक स्थान जो है, जो डूंगरपुर जिले में पड़ता है, राजस्थान में है, में एक त्रिवेणी संगम है, जिसमें माही नदी, सोम नदी और जाखम नदी मिलती हैं। ये 3 नदियां आकर के मिलती हैं, और 3 नदियों का संगम है, जिसको त्रिवेणी संगम बोला जाता है। और यहाँ पर जो है आदिवासियों का बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, और इस नदी को आदिवासियों की गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान में रखनी है। माही नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 576 किलोमीटर है माही नदी की लंबाई, ठीक है। और इसमें से जो है 576 में से ये, हाँ 576 ये आपका इतना ही है। तो अरे जूम मत करो, जूम नहीं किया मैंने, अनजूम कर दिया। ये माही नदी के फैक्ट है, इंपोर्टेंट फैक्ट है, और बहुत इंपोर्टेंट नदी है ना। और इसीलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये आपको याद रखना है। केवल एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया था कि कर्क रेखा के समानांतर कौन सी नदी बहती है, तो वो आपकी नर्मदा नदी है, जो कर्क रेखा के समानांतर बहती है। ये मैंने पहले भी बताया था ये पॉइंट, जब नर्मदा नदी में पढ़ाया था उस टाइम पर, कि नर्मदा नदी कर्क रेखा के समानांतर बहती है, और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। माही नदी को आदिवासियों की गंगा, कंठल की गंगा, बागड़ की गंगा, ठीक है, इन नामों से जाना जाता है। राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी है ये, हालांकि इसकी उत्पत्ति जो है मध्य प्रदेश के धार जिले से होती है, ठीक है। तो ये मैंने पॉइंट आपको फैक्ट माही नदी के संबंध में बताए हैं। यदि इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें, यदि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन हो तो पूछें आप उसमें। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, है ना। फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड बताऊंगा आपको, एक इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। अच्छी बात है, इसका स्क्रीनशॉट हो ही गया होगा। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। सो ये मैंने जो आपको नदियां बताई, यहां पर मैंने आपको उत्तर दिशा की ओर बहने वाली नदियां पूरी पढ़ा दी, लगभग जो इंपोर्टेंट थी। हालांकि 1-2 रह गई होंगी, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण नदियां थी वो मैंने सब आपको बता दी, उत्तर दिशा की ओर बहने वाली।
अगर मैं आपको एक बार फिर से नाम बता देता हूं आपको, आप ध्यान से सुन लेना। वो नदियां जो मध्य प्रदेश से उत्पन्न होती हैं, उत्तर दिशा की ओर जाती हैं, कौन कौन सी हैं आपकी? सबसे पहले चंबल का नाम आएगा, चंबल, छिप्रा, काली सिंध, सिंध, बैनगंगा, आपका बेतवा, कैन, ये जो नदियां हैं आपकी, ये उत्तर दिशा की ओर जाने वाली नदियां हैं, महत्वपूर्ण नदियां हैं आपकी। टॉन्स, तमसा नदी भी इसी में ही नाम आ जाएगा आपका, ठीक है। पश्चिम की ओर जाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं आपकी? तो मैंने आपको बताया पश्चिम में जाने वाली नदियां नर्मदा नदी और ताप्ती नदी है। माही नदी भी पहले उत्तर में जाती है, फिर उत्तर से वापस मुड़ जाती है आपकी, ठीक है। यह मैप मैंने बताया ही था, माही नदी का मैप किस प्रकार का है, यू शेप का मैप है माही नदी का, जो कि उत्तर दिशा की ओर जाती है पहले, और फिर वहां से मुड़ के वापस से दक्षिण में आ जाती है। तो पश्चिम और उत्तर और पूर्व दिशा की ओर जाने वाली नदी कौन सी बताई मैंने आपको? सोन नदी। सोन नदी जो है पूर्व दिशा में जाती है, यानी कि बिहार की तरफ जाती है, थोड़ा सा ऊपर जाएगी उत्तर में, फिर मुड़ जाएगी, आपका जो है सीधी से मुड़ जाती है, और पूर्व दिशा में बिहार में जो है आपका पटना के समीप दानापुर नामक जगह पे गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। अब अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दक्षिणी क्षेत्र की नदियां। कौन सी पढ़ेंगे आपकी? मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में जो जो नदियां हैं उनको मैं बताऊंगा। दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो कौन सा क्षेत्र आ गया आपका? बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बुरहानपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, ये पूरा क्षेत्र आपका मध्य प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र होता है आपका, है ना, ठीक है। तो इस क्षेत्र में कौन सी नदी आती है? इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो है ताप्ती नदी, ठीक है। ताप्ती नदी को हमें बहुत याद करना है, बहुत महत्वपूर्ण नदी है। इसके अलावा तवा, छोटी तवा, सिवना, बारधा, ये सिवना यहाँ पे नहीं आएगी आपका, सिवना अपन ने गलत लिख दी है। सिवना नदी जो है वो उत्तरी क्षेत्र की है, दक्षिणी की नहीं है ना। इसका ये राजस्थान से निकलती है और मध्य प्रदेश में आती है और चंबल नदी में मिल जाती है सिवना नदी, मंदसौर जिले में, वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये प्रमुख नदियां हैं जो आपका जो है दक्षिणी क्षेत्र की नदियां हैं। सो अभी हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं, इन्हीं नदियों के बारे में। तो आप देखते हैं इनको, और यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो आप पूछें माइक ऑन करके, ठीक है। सो मैं आगे बढ़ता हूं इसमें। सबसे पहले ताप्ती नदी, सूर्य की पुत्री या सूर्य पुत्री के नाम से जाना जाता है इसको, ताप्ती नदी को। महाभारत में इसे सूर्य पुत्री का नाम दिया गया है, या इसका वर्णन मिलता है सूर्य पुत्री के नाम से, ताप्ती नदी का, ठीक है। ताप्ती का मंदिर भी है आपका, ठीक है, और वहां पे इनकी पूजा भी होती है ताप्ती नदी की, ताप्ती देवी के नाम से, सूर्य पुत्री के नाम से। सो ताप्ती नदी के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बतलाने वाला हूं, उनको आप ध्यानपूर्वक देख लेना, ताप्ती नदी से संबंधित, ठीक है। ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्तई नामक स्थान से निकलती है। कहां से निकलती है? बैतूल जिला हो गया, और वहां पर मुल्तई नामक स्थान से जो है ये नदी निकलती है, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश की दूसरी नदी है। ताप्ती नदी का को आप नर्मदा नदी से कंपैरिजन कर सकते हो, उसकी सिमिलरिटीज है। नर्मदा नदी भी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ताप्ती नदी भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी भी अपनी स्वयं की घाटी में बहती है, या स्वयं की भैंस घाटी में बहती है। ताप्ती नदी भी स्वयं की भैंस घाटी में बहती है। नर्मदा नदी भी अपना जल जो है अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिराती है। ताप्ती नदी भी अपना जल अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिराती है। नर्मदा नदी भी अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। ताप्ती नदी भी अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी में काफी समानताएं हैं, इनके फैक्ट बहुत कुछ मिलते जुलते हैं, ठीक है। लेकिन नर्मदा नदी की लंबाई बहुत ज्यादा है, ताप्ती नदी की लंबाई उतनी ज्यादा नहीं है, ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। एक और समानता है इन दोनों में, नर्मदा नदी भी 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ताप्ती नदी भी 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। तो बहुत कुछ समानताएं हैं नर्मदा और ताप्ती के बीच में। अब इसमें अगर आप अंतर देखोगे तो नर्मदा नदी
सतपुड़ा के एक दूसरी तरफ बहती है। जैसे ये सतपुड़ा पर्वत है पूरा, तो इस पर्वत के इस तरफ बहेगी नर्मदा नदी और इस तरफ बहेगी ताप्ती नदी। बीच में होगा सतपुड़ा पर्वत, यानी सतपुड़ा पर्वत के उस तरफ है नर्मदा नदी, और यानी सतपुड़ा पर्वत के उत्तर दिशा की तरफ है नर्मदा नदी और दक्षिण दिशा की तरफ है ताप्ती नदी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, सो अभी अपन इसके फैक्ट याद रखते हैं, आगे के पॉइंट देखते हैं। सो पश्चिम दिशा की ओर बहती है ताप्ती नदी जो है। ताप्ती नदी अपनी स्वयं की भैंस घाटी में बहने वाली मध्य प्रदेश की दूसरी नदी है। ये दूसरी क्यों लिखा है? क्योंकि पहले नंबर पर नर्मदा है आपका, तो दूसरे नंबर पे है ये नदी जो कि स्वयं की भैंस घाटी का मतलब मैंने क्या बताया था, ये स्वयं की घाटी में या स्वयं की नाली में बहती हैं। आप ऐसे मान सकते हो, घाटी का मतलब होता है ढलानी क्षेत्र, नाली नुमा क्षेत्र आपका, उसमें बहती हैं। ये चूंकि अपनी खुद की घाटी में बहती हैं, इसी वजह से इतने ढलान पे ये जाती हैं और एस्चुरी बनाती हैं और उल्टी दिशा में बहती हैं। अदरवाइज ये उल्टी दिशा में नहीं बह पाती हैं दोनों नदियां, ठीक है। ताप्ती नदी बैतूल जिले से निकलकर खंडवा बुरहानपुर से होते हुए महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है। यानी बुरहानपुर के बाद ये कहां चली जाती है? महाराष्ट्र में आ जाती है और महाराष्ट्र से आगे गुजरात में प्रवेश करती है एवं गुजरात के सूरत जिले में, ये जिले का नाम याद रखना आपका, सूरत जिले में खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यानी कि ये कहाँ पहुंच जाती है? सूरत में। अच्छा, अब अगर नर्मदा का किसी को याद हो, नर्मदा नदी भी खंबात की खाड़ी में ही जल गिराती है, लेकिन वो उसका जिला अलग है सूरत में। कौन सा जिला है नर्मदा नदी का, याद है किसी को? नर्मदा नदी गुजरात के किस जिले के समीप खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है? नहीं याद, बिल्कुल रिवाइज नहीं करते आप लोग। नर्मदा नदी गुजरात के भड़ोच जिले के समीप, मैंने नाम भी लिखवाया था आपको, भड़ोच जिले के समीप खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और ताप्ती नदी सूरत जिले के समीप अपना जल गिराती है खंबात की खाड़ी में, ठीक है। अभी अगर आपने न्यूज वगैरह देखी हो, 10-15 दिन पहले की न्यूज थी, सूरत में बाढ़ आई हुई है ताप्ती नदी की वजह से, और उसका टीवी वगैरह पे खूब न्यूज बता रहे थे कि ताप्ती का पानी भर गया है पूरे सूरत में, बाढ़ चल रही है सूरत जिले में, ठीक है। तो ये ताप्ती की वजह से सूरत जिले में बाढ़ आती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो ये मैंने फैक्ट बताए हैं ताप्ती के संबंध में। यदि किसी को कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो पूछे, है ना, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो वो पूछे आप लोग। सर, हाँ बोलिए। ताप्ती नदी किन दो पर्वतों के बीच में बहती है? आप बता रहे थे ना भ्रंश घाटी में बहती है। ये इसकी खुद की घाटी में बहती है, कोई पर्वतों के बीच में नहीं बहती है। ये ऐसा सर, नर्मदा विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है ना? सतपुड़ा के बीच में बहती है वो तो, हालांकि वो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है, इसलिए वो घाटी इसकी बन गई है। लेकिन इसकी घाटी स्वनिर्मित है, पानी के लगातार बहाव से पूरी घाटी एक ढलान बनी हुई है और उस पर ये बहती है, ठीक है। तो इसके एक तरफ तो क्या है, आपका सतपुड़ा पर्वत है और दूसरी तरफ आपका दक्कन का पठार है पूरा, तो उस वजह से ये घाटी नुमा एक क्षेत्र का निर्माण हो गया है, ठीक है। और उस घाटी में ये नदी जो है बहती है, ताप्ती नदी। सो ये मैंने आपको फैक्ट बताए हैं ताप्ती नदी के संबंध में, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। इसकी मैंने समानताएं बताई नर्मदा नदी से, बहुत सारी समानताएं हैं नर्मदा नदी से, है ना, तो वो भी मैंने आपको बतलाई हैं। आगे जाता हूं, आगे अगली स्लाइड में देखते हैं हम कुछ और फैक्ट हैं ताप्ती नदी से संबंधित। ताप्ती नदी नर्मदा नदी के समानांतर बहते हुए अपने मुहाने पर जयनाद मुख का निर्माण करती है या एस्चुरी का निर्माण करती है। केवल 2 नदियां ऐसी हैं मध्य प्रदेश की जो कि जयनाद मुख या एस्चुरी का निर्माण करती है, बाकी कोई नदी नहीं करती, ना एस्चुरी बनाती ना डेल्टा बनाती, कुछ नहीं बनाती। अच्छा, एस्चुरी और डेल्टा वही नदियां बनाती हैं जो अपना जल सागर में गिराती हैं, और जो किसी दूसरी नदी की सहायक नदी है वो एस्चुरी या डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये भी आप ध्यान में रखना। डेल्टा और एस्चुरी ये दोनों मैंने आपको समझाए थे। जब कोई नदी अपनी स्वयं की घाटी में बह करके जाती है, ढलान पर जाती है
और बड़ी तेजाई के साथ सागर में से टकराती है, सागर के जल से टकराती है, तो वो सागर के जल को कुछ दूरी तक ढकेल देती है। तो उस स्थिति को एस्चुरी बोला जाता है या ज्वारनादमुख बोला जाता है। ठीक है। और जबकि डेल्टा क्या होता है आपका, डेल्टा ऐसी नदियां बनाती हैं जो कि आपकी समतल भूमि पर जाती हैं, ढलान पर नहीं बहती हैं। ये कहां पे बहती हैं, समतल भूमि पर। और समतल भूमि पर बहती हैं तो इनके पानी में उतनी तीव्रता नहीं बचती है कि ये तेजाई से सागर में जाके मिले। तो ये अपने मुहाने तक पहुंचते पहुंचते क्या हालत हो जाती है इनकी कि इनकी रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है और इनका जो जल है वो कई दिशाओं में बट जाता है ना, कई धाराओं में बट जाता है। और इनके साथ में जो अपने साथ में जो अवसाद बहा के लाती हैं या जो कचरा बहा के लाती है वो अपने ही आगे इकट्ठा कर लेती हैं, जिससे एक छोटा सा पहाड़ी नुमा क्षेत्र बन जाता है और ये जल जो है इसके चारों तरफ से क्रॉस करके निकलने लग जाता है। इस स्थिति को डेल्टा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डेल्टा। डेल्टा एक दलदलीय क्षेत्र होता है। डेल्टा कैसा होता है आपका, दलदलीय क्षेत्र होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो भारत की अधिकतर नदियां जो पश्चिम से पूर्व की हो जाती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, चाहे वो गोदावरी नदी हो चाहे वो कावेरी नदी हो, ये सब आपकी डेल्टा का निर्माण करती हैं। जबकि ताप्ती नदी, नर्मदा नदी ये एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है। आप तो ऐसे ध्यान में रखो, जो नदियां पश्चिम से पूर्व की हो जाती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, जो नदियां पूर्व से पश्चिम की हो जाती हैं वो डेल्टा, वो एस्चुरी बनाती हैं। आपका इतना आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपकी सबसे बड़ा डेल्टा भारत का किसका है, किसी को पता है, किसी को नाम पता है थोड़ा भारत का, अगर जीके पता हो आप लोगों को, पढ़ते रहते हो, तो सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी का है। तो चलो ये डेल्टा आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि डेल्टा अपने को पढ़ना नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश में कोई डेल्टा नहीं है। मध्य प्रदेश की दो नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ये आप याद रखो। हिंदी में इसको ज्वारनादमुख बोला जाता है, इंग्लिश में एस्चुरी बोला जाता है। ठीक है। ताप्ती नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें से मध्य प्रदेश में 279, ये कितना हो गया, 89 हो गया, 89 80, हाँ 289 किलोमीटर है। और 270 किलोमीटर हाँ जी 79 है 79, हाँ तो 79 79 हो गया, 279 आपका महाराष्ट्र में है और 270 जो है वो आपका महाराष्ट्र में है और 175 गुजरात में है। ये आपको अलग अलग लिख लेना। टोटल 724 है, 279 मध्य प्रदेश में, 270 महाराष्ट्र में, 175 गुजरात में। ठीक है। ठीक है, ये समझ में आया। अब तो दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पूरी दिखाई दे रही होगी इसमें, है ना। इसकी लंबाई, हाँ लंबाई वगैरह, टोटल लंबाई है, टोटल लेंथ है इसकी 724 किलोमीटर, जिसमें से एमपी में 279 है, महाराष्ट्र में 270 है और गुजरात में 175 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ताप्ती नदी का कुल अपवाह क्षेत्र, ये अपवाह क्षेत्र भी दिया है, ये कितना है आपका 64,874 है कुल अपवाह क्षेत्र, जिसमें से मध्य प्रदेश में इसका अपवाह क्षेत्र कितना है 9,804 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है। अपवाह क्षेत्र मैंने बताया ही था। अपवाह क्षेत्र क्या होता है, जिसमें मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां, इन सबका पानी जितने क्षेत्र में जाता है वो उस नदी का अपवाह क्षेत्र कहलाता है। यानी जैसे मुख्य नदी है और उसकी जो जो सहायक नदियां हैं वो जिन जिन क्षेत्रों तक पानी पहुंचा रही हैं वो पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, अपवाह क्षेत्र कहलाता है। तो ताप्ती नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है 64,874 कुल है ये, जिसमें से मध्य प्रदेश में 9,804 वर्ग किलोमीटर का अपवाह क्षेत्र ताप्ती नदी का है। ठीक है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र की प्राकृतिक सीमा बनाती है। ये इंपोर्टेंट तथ्य है आपका, क्वेश्चन आ भी चुका है इसमें से। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा कौन सी नदी बनाती है, ताप्ती नदी बनाती है। और मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो वो आपकी चंबल नदी बनाती है। तो इस तरीके से भी बोला जा सकता है आपका, मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी बनाती है,
महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मध्य में प्रवाहित होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये मैंने फैक्ट बताए हैं आपको ताप्ती नदी के संबंध में। यदि प्राकृतिक सीमा क्यों नहीं है? प्राकृतिक सीमा, प्राकृतिक सीमा किसे कहते हैं, यही क्वेश्चन है। प्राकृतिक सीमा का मतलब होता है कि जो नेचर के द्वारा बनाई जाए, हम ना जिसको बनाए, है ना, अपने आप प्राकृतिक रूप से जो बनती है। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य में ताप्ती नदी बहती है और वही उसकी सीमा निर्धारित करती है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक रूप से है, ये आपका दोनों राज्यों के मध्य में ताप्ती नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है, सो ये जो है 4 पॉइंट मैंने आपको ताप्ती नदी के संबंध में बताए हैं। यदि किसी को कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछें इसमें, है ना, यदि किसी के पास में कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन है तो। अदरवाइज फिर मैं इसको जो है हटाता हूं और अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं अपन। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें बस आप जल्दी से, फिर मैं अगली स्लाइड को बतलाता हूं। चलो, अब ताप्ती नदी के प्रमुख तथ्य, कुछ और फैक्ट आपका ताप्ती नदी के संबंध में मैंने पहले भी बताया था। ताप्ती नदी बड़ी होगी, मतलब ज्यादा जानकारी लेनी होगी क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और ये काफी इंपोर्टेंट नदी है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी है ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? सूर्यपुत्री, ये तो सबको ही पता है। सूर्यसुता, ये भी इसका मतलब ही सूर्यपुत्री होता है। तापी और पयोषणी, ये ताप्ती नदी के नाम है। सूर्यपुत्री, सूर्यसुता, तापी और पयोषणी, ये जो है ताप्ती नदी के अन्य नाम है। इसकी सहायक नदियां, अब ये चूंकि दक्षिण की तरफ बहती है तो इसकी ज्यादातर सहायक नदियां दक्षिणी हैं आपकी, यानी दक्षिण में चली जाती हैं, यानी कि महाराष्ट्र में चली जाती हैं। तो कौन सी है? पूर्णा नदी है, गिरना है, गोपद है, अनेर, अंबोरा, बाकी, बुरई, तीतूर, उतावली और कालीभीत। ये जो नदियां हैं ये ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसमें पूर्णा नदी बहुत फेमस नदी है आपकी महाराष्ट्र की, है ना। पूर्णा नदी जो गोदावरी में आपका जो है अपना जल ले जाती है, ताप्ती नदी में मिलती है और फिर बाद में गोदावरी तक पहुंचती है आपकी, तो काफी फेमस नदी है ये पूर्णा नदी। ताप्ती के तट पर गुजरात में रज्जू सेतु और स्वाली बंदरगाह स्थित है, ये आपको याद रखना है। ये बंदरगाह भी स्थित है गुजरात में, इसमें कौन सा? स्वाली बंदरगाह और रज्जू सेतु, ये दो आपके गुजरात में स्थित है, ताप्ती नदी के तट पर। गुजरात में है, मध्य प्रदेश में नहीं है, ये भी ध्यान में रखना, गुजरात में है ये दोनों। ठीक है, ताप्ती नदी पर मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? अपर ताप्ती और लोअर ताप्ती, ये बनी हुई हैं आपकी। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजनाएं हैं, अपर ताप्ती और लोअर ताप्ती। ठीक है, ये बनी है। इसके अलावा एक उकाई परियोजना भी है जो कि आपका सूरत में ही पड़ती है। उकाई परियोजना बहुत फेमस है, आपकी ताप्ती नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये अपन आगे पढ़ेंगे। उकाई परियोजना भी इसी पे ही पड़ती है, सूरत जिले में। ठीक है, चलो। सो ये सारे फैक्ट मैंने आपको ताप्ती नदी के संबंध में बताए हैं। यदि इनमें कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन हो आपको तो आप मुझे बताएं, है ना। और कुछ चीज ना समझ में आई हो तो वो भी बताएं आप, जिससे मैं उसको समझा सकूं। और सब समझ में आ गया हो तो एक स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे फिर मैं अगली स्लाइड की तरफ बढ़ सकूं, नेक्स्ट स्लाइड को बता सकूं। सर कुछ बोला था ना आपने, ताप्ती और लोअर में जो संयुक्त परियोजना लगाई थी सर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजनाएं। ठीक है, हाँ, बिजली उत्पादन के लिए संयुक्त ये परियोजनाएं जितनी भी बनती हैं, ये काय के लिए बनती हैं? नदी पर बिजली उत्पादन के लिए। भाई नदी पर जो बनाई जाती हैं बांध वगैरह,
उनका मुख्य काम बिजली उत्पादन का होता है। आप मड़ीखेड़ा पे देख लो, आपका बिजली उत्पादन का काम किया जाता है। ठीक है, मड़ीखेड़ा पे, राजगढ़ बांध पर, माता टीला पर, यहाँ पे सब जगह आपका बिजली उत्पादन का काम होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बिजली का जो उत्पादन होता है वो कैसे होता है आपका, या तो जल विद्युत परियोजनाएं होती हैं जो कि नदी पर बनती हैं, या आपकी कोयला से संबंधित परियोजनाएं होती हैं, कोयला विद्युत परियोजना कहलाती हैं वो आपकी कोल विद्युत परियोजनाएं जो कि आपका कोयला क्षेत्र में होती हैं। परमाणु विद्युत परियोजनाएं होती हैं जो कि परमाणु ईंधन से बनाई जाती है बिजली, जिसमें परमाणु विद्युत परियोजनाएं हैं। इसके भी एक दो जगह आपका है, जैसे मैंने बताया था आपका बालाघाट में या मंडला जिले में आपका है, एक नाम भूल रहा हूं उसका, भीमपुर नाम है, ऐसी कुछ नाम है, जो कि परमाणु बिजली बनाने के लिए वहां पे संयंत्र लगाया गया है। आपका छुटका गांव है, मंडला जिले का छुटका गांव है आपका, वहां पे जो है परमाणु विद्युत परियोजना है। और कोल विद्युत परियोजनाएं कहाँ पे है अपने यहाँ की, साई, सिंगरौली, सीधी, इन जिलों में है आपका कोल विद्युत परियोजना है। ठीक है, सो ये सब समझ में आया होगा। जल विद्युत परियोजनाएं नदी पर बनी होती हैं अलग अलग। सर, हाँ बोलिए। सर ये सूरत में कौन सी थी? उकाई ओके। उकाई परियोजना, लेकिन वो अपने यहाँ की नहीं है, वो गुजरात की है। ठीक है, चलो, तो ये आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें ताप्ती नदी